हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.2 जो एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 जो पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी का आज एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन, सॉरी ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लास्ट वाला 2 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी आप लोग खुद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बनाइएगा। जैसे सपोज करो कि 5वां क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना, 5वां क्वेश्चन जो है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसको बनाना क्या है, इसका बनाने का हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ग्राफ पे हम √2 √3 को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने में। इसीलिए हम दूसरा मेथड क्या पढ़े, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अब इसको, ये क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो इसमें फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x, अब इससे x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो √2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y। अब x का वैल्यू y के टर्म में, दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का वैल्यू कोई एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, देखो तो x का वैल्यू y के टर्म में आ गया, x इक्वल टू आया माइनस √3/√2y। अब हम इसी वैल्यू को, जिस इक्वेशन से वैल्यू x का निकला है उसको छोड़ करके बाकी जो बचा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाले हैं, तो इस x का वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, मतलब कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ, इसको 3 मान लेते, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब x की जगह पे कितना रखेंगे, √3 इंटू एक्स की जगह पे रख देंगे माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3 इंटू 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा -3/, ये ऊपर वाला हो जाएगा -3/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो -3/√2 एलसीएम अगर ले लें तो ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू √8y आ जाएगा कि नहीं, इसका अगर एलसीएम ले तो इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, यहाँ से देखो -3/, अब ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू √8, तो √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, 16/, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब -3/√16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को 4 इंटू 4 मतलब 4/, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, -7/, इक्वल टू 0। जब 7/, इक्वल टू 0 आ रहा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और इक्वेशन थर्ड से x इक्वल टू -√3/√2y है, इसमें हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू आ गया। अब x कितना था, -√3/√2y। तो अब इसमें कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा, इस जो इक्वेशन दिया हुआ था इसमें x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 आएगा। तो ये हम देखें कि सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आसानी से निकल गया। अब इसका एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी देख लेते हैं। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है, तो उसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6।
तो देखो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन वैल्यू को खत्म कर देंगे। मतलब 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब 3 2 का एलसीएम फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, जब एलसीएम लेकर के इधर से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कितना आएगा 9x माइनस 5 इंटू 2 10y इक्वल टू -2। तो इससे कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब देखो इस इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं है तो इसको इक्वेशन हम 3 मान लेंगे। है तो वही वैल्यू लिखा हुआ सेम टू सेम उसी का है, लेकिन इसको अलग फॉर्म में लिखे हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से ही आ जाएगा, इसको दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। बस इक्वेशन सेम रहना चाहिए, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। अब दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन जो था x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इससे निकालेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब 6 तो देखो ये नीचे ही कैंसिल हो गया, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। तो कौन कौन सा दो इक्वेशन पता चल गया, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है वही इक्वेशन, बस उसी के इक्विवेलेंट हम इसको इक्वेशन सोल्व करने में आसानी हो इसलिए उसके इक्विवेलेंट हम इक्वेशन ले लेंगे ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। दूसरा क्या है 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे कि जैसे देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इसमें भी तो हम वैल्यू निकालेंगे, एक से वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज करो फ्रॉम इक्वेशन 4 से इसमें हम x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो इसमें y का ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही कहता है कि एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में। जैसे देखो y इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 2x/3, मतलब कि एक इक्वेशन से इक्वेशन 4 से एक वेरिएबल y है और दूसरा x है, तो एक वेरिएबल y का दूसरे वेरिएबल x के टर्म में, मतलब कि एक वेरिएबल y जो है दूसरे वेरिएबल x के टर्म में आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जिसमें से निकाले हैं उसमें नहीं पुट करेंगे, जैसे 4 से निकाले हैं तो 4 में ना पुट करके किस में पुट करेंगे हम वैल्यू को 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 3 में 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, y का वैल्यू 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखो तो 13 13 कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे उसी इक्वेशन से इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 4 ही था, हमको 3 में वैल्यू पुट करना है। देखो अब उसी इक्वेशन में गलती से भी पुट हो गया तो वैल्यू क्या आ जा रहा था 0, तो उसका कोई मतलब नहीं था। थर्ड वाला इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, मतलब 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9x 10y को हम क्या लिख सकते हैं 10 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू -12। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 9 ये 27 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -130, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 20x बाई 3 इक्वल टू -12। अब इतना आ गया तो 27 और ये कितना हो जाएगा 27 20 हो जाएगा 47x, 47x माइनस 130 -130 इक्वल टू कितना हो जाएगा -36। अब 47x इक्वल टू -36 प्लस 130, तो 47x इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 में से 36 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, तो 47x इक्वल टू आ गया 94। तो x इक्वल टू कितना आ गया 94 बाई 47, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया।
ये 2 बार में कट जाएगा। और दूसरा बाई का वैल्यू निकालने के लिए बाई कितना हम था 13 माइनस 2x/3 था। तो हम इसको हम लोग बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 2x/3। तो 13 माइनस 2x 2x की जगह पे 2/3। जब ये 3 आ जाएगा तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 13 में से 4 गया 9/3 मतलब वैल्यू 3। तो इस इक्वेशन का क्या इस सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 2 बाई इक्वल टू 3। देखो इस तरह से इस इक्वेशन का इतना अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना लंबा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट डायरेक्ट गुना भाग मल्टीप्लाई सब होते जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक से वैल्यू हम निकाल रहे थे दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे थे तो उससे एक वैल्यू निकल जा रहा था, फिर उस वैल्यू को हम उसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मालूम कर ले रहे थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सोल्व 2x प्लस 3y। इक्वेशन कौन कौन सा दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और एक 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो अब पता क्या करना है, एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें कह रहा है कि m का वैल्यू व्हाट मतलब m इक्वल टू व्हाट ये पूछ रहा है। देखो तो अगर इस इक्वेशन से देखें तो अगर y का वैल्यू पता रहेगा x का वैल्यू पता रहेगा तो m का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो अब एक्स वाई का वैल्यू कैसे पता चलेगा, जो इक्वेशन दिया हुआ उससे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से 2 को हम ले लेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो 2x इक्वल टू इसे x का वैल्यू निकाल देंगे -24 प्लस 4y। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -24 प्लस 4y/2। अब देखो तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर टू टू कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 2y/2। तो जब इस तरह से आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया -12 प्लस 2y। अब इस x का वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 से तो x का वैल्यू ही निकाले हैं, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x की जगह पे कितना रखेंगे -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। तो ये आ जाएगा -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। 4 3 आ जाएगा 7y, इधर चला जाएगा 11 प्लस 24। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ये 35/7। y का वैल्यू 5 आ गया। उसी तरह से x का वैल्यू अब कितना आएगा x इक्वल टू कितना था -12 प्लस 2y। तो -12 प्लस 2 इंटू 5। इससे वैल्यू आ गया -2। तो x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 5 मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है x आ गया -2 और y 5। तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ था y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ था mx प्लस 3। तो m का वैल्यू निकालना है। तो अब y का वैल्यू x का वैल्यू कितना है -2 y का वैल्यू 5 है। तो अब ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे मतलब y की जगह पे रखेंगे 5, x की जगह पे रखेंगे m इंटू -2। ये इंटू है x इस तरह का साइन है +3। तो ये 5 -3 इधर चला जाएगा इक्वल टू -2m इक्वल टू -2m। तो m इक्वल टू कितना आ गया -1। यही m का ही वैल्यू निकालना था तो m का वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब देखो x का वैल्यू आया -2 y का वैल्यू 5। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कुछ जो भी आया है वैल्यू इसको हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं
वेरीफाई करेंगे तो पहला इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और x का वैल्यू कितना आया है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 5। अब ये दोनों का वैल्यू जो x प्लस वाई का वैल्यू है, देखो तो x और y वैल्यू रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो -5 प्लस 15 मतलब कि 11 आ रहा है, तो 11 इक्वल टू 11 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो मेरा x और y का वैल्यू आया है इस क्वेश्चन के लिए वो परफेक्ट है, वही उसका सॉल्यूशन आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो इसमें कह रहा है कि कुछ नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। जो जो दिया रहेगा हम सबसे पहले दो वेरिएबल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको हमेशा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। दो वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अब इसमें देखो तो वेरिएबल अब क्या कंसीडर करेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कह रहा है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और वन नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो फाइंड दे मतलब फाइंड दोनों नंबर मालूम करना है। जो मालूम करना है उसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, लेट इसमें फर्स्ट या वन नंबर मान लेते हैं, वन नंबर को एक्स मान लेते हैं, हमेशा टू वेरिएबल मानना है, तो सेकेंड या अदर नंबर, वन अदर नंबर हो जाएगा बाई। तो दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम क्वेश्चन अब लिखेंगे, सपोज कर लिए। अब ये फ्रॉम क्वेश्चन से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 26, तो एक नंबर में से दूसरे को घटाएंगे तो 26 आएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर जो है 3 टाइम्स अदर है, तो वन नंबर। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई, अगर x और y का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या रहा है 26 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x ग्रेटर देन y, तभी ना। अगर देखो 5 में से 3 घटाएंगे तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर 3 में से 5 घटाएंगे तो आंसर निगेटिव में आएगा -2। तो वही वही चीज यहाँ पे लागू होता है कि अगर x माइनस वाई इक्वल टू 26 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस हम 26 माने हैं, तो जो ग्रेटर नंबर कौन होगा, x होगा। तभी अगर x में से y घटा रहे हैं तो 26 आ रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है, वन नंबर, इसको हम क्यों देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा छोटा है, इसको अगला आगे यूज होगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स कब होगा, जैसे कोई भी नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, जैसे x है और y है, तो x जो है y का 3 टाइम्स है, तो बड़ा कौन होगा, x होगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये बिग मतलब बिगेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है दो नंबर में। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर को हम कौन सा मानेंगे, जो x है वो 3 टाइम्स y का होगा कि नहीं, क्योंकि x बड़ा है तभी ना। अगर देखो अगर कोई भी जैसे 3 है और 3 है 5 है, सॉरी 3 है और 6 है, तो बड़ा वाला नंबर ही ना होगा, छोटा नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो 6 क्या है 2 टाइम्स ऑफ 3 है, तो छोटा वाला नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़ा वाला नंबर प्राप्त होगा। तो वहां से ये क्या है, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है x, तो x छोटा नंबर क्या हो गया y, तो अगर छोटा नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x मालूम होगा। इससे अगर उल्टा बनाते तो मेरा आंसर उल्टा आ जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर ध्यान देना कि टू नंबर अगर कहे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहला नंबर जिसको हम जिसमें घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखे हैं, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि x ग्रेटर देन y है। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए जो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि y इक्वल टू 3x अगर लिखते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन का रिवर्स आंसर आ जाता है। इसलिए हम लोग x इक्वल टू 3y लिखेंगे, क्योंकि x बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही दूसरे में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो अब देखो इस इक्वेशन से हमको दो इक्वेशन पता चल गया।
अब हम क्या करते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड से, तो सबस्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं इक्वेशन से, जैसे दूसरा इक्वेशन में देखो डायरेक्ट दिया हुआ है x इक्वल टू 3y, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन थर्ड से देखो, तो अगर इसको एक हटा दें, वहां पे क्या आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3y। तो अब इसी x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाले थे उसमें तो पुट करेंगे नहीं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन टू में भी नहीं, क्योंकि टू का ही तो ये जनरलाइज फॉर्म है और इसी से हम वैल्यू निकाले हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 में वैल्यू अगर रखेंगे, तो 1 क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू कितना आ गया 30। ये एक नंबर यहाँ से आ गया जो स्मॉलेस्ट वाला था, और x इक्वल टू कितना था 3y, तो x का वैल्यू 3 इंटू 30, मतलब x इक्वल टू 39 आ गया। तो एक नंबर यहाँ आ गया और दूसरा नंबर y। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन से सही बनाया, तब तो x जो आ रहा है बड़ा आ रहा है और y छोटा आ जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find them. सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगल होता है। दो एंगल को कब सब, जैसे दो एंगल है एक्स और वाई सपोज किए, तो दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों का सम 180 आता है। तो यहाँ पे क्या हम मान लेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स है, और सेकेंड एंगल कौन सा है, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, टू एंगल का पेयर होता है, तो एक्स और वाई है, तो सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है इसका कहने का मतलब क्या आ गया, दोनों का सम 180 आएगा, तो ये तो इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो लार्जर अगर सपोज करो इसको हम लार्जर मानते हैं और इसको स्मॉलर मानते, देखो ऐड करने वाला में जैसे यहाँ पे दोनों को ऐड किए, तो ऐड करने वाला में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहाँ डिफरेंस आएगा वहां पे दिक्कत आएगा कि अगर x माइनस वाई कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इस सिचुएशन में x ग्रेटर देन वाई है, अगर वाई माइनस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इस सिचुएशन में y ग्रेटर देन x है, या इसी को x माइनस वाई का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका भी मतलब क्या है y ग्रेटर देन x है। तो अगर पॉजिटिव दोनों आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को किसी तरह जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो एक को लार्जर मान रहे हैं, दूसरा को स्मॉलर मान रहे हैं, तो क्या करा कि जो लार्जर लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है 18 डिग्री से। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि लार्जर एंगल जो है एक्सीड बाय स्मॉलर, एक्सीड द स्मॉलर, तो स्मॉलर से एक्सीड कर रहा है कितना से 18 डिग्री से, तो बाई प्लस 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18, बात वही रहेगा। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं। इक्वेशन 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 18 था, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 18, उल्टा आ जाएगा, x 18 को इधर लेके चले गए तो y इक्वल टू एक्स माइनस 18 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकाले हैं सेकेंड इक्वेशन से, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 180 था। अब y का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इधर दोनों ऐड हो जाएगा 180 प्लस 18, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 198, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और 9, तो एक एंगल कितना आ गया है 99, दूसरा एंगल बाई कितना आ जाएगा x माइनस 18, तो बाई जो होगा x माइनस 18, तो x का वैल्यू कितना आया 99 माइनस 18 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
9 में से 8 गया 1, 81, मतलब एक वैल्यू आ जाएगा 99 और दूसरा वैल्यू 81 आ जाएगा। अब सही है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो पहला इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। पहला क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 180 था, तो इसको देखो तो 9 1 10 और 9 8 17 एक 18, मतलब वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब है वेरीफाई कर लेने पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। मतलब 99 और 81 को ऐड कर रहे हैं तो 180 आ रहा, तो इसलिए जो क्वेश्चन में मेरा वैल्यू आया है वो इस क्वेश्चन के लिए सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls of 4 rupees 3800, मतलब कह रहा है क्या कि एक कोच, क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल को कितना में खरीदता है, दोनों को मिला करके 3800 में खरीदता है। लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल को फिर से कितना में खरीदता है, 1750 में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो जो निकालना कहेगा हम उसी को दो वेरिएबल मान लेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ईच बैट, बैट को अगर एक्स मानेंगे, एक्स रुपीज, तो ईच बॉल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, बाई रुपीज। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है 7 बैट, तो एक बैट का प्राइस कितना है, एक्स रुपीज, तो 7 बैट का प्राइस 7x आ जाएगा। एंड 6 बॉल, दोनों को साथ में खरीद रहा है 38 में, तो 7x तो बैट का प्राइस आ गया, 6 बॉल का प्राइस कितना आ जाएगा, 6 बाई, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 3800, तो ए इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल, तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, 3 बैट, 3 बैट का प्राइस 3x, 5 बॉल का प्राइस 5 बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके कितना रुपीज आ रहा है, 1750, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर इससे हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, x का वैल्यू निकाल देंगे, 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 5 बाई, अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 5 बाई 3। जब x का वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट था 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 750 माइनस 5 बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 38। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 35 3 9 49 3 2 7 5 12,250 आ जाएगा ये, माइनस 35 पाई बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब 3 LCM ले लेंगे तो कितना आएगा, 12250 माइनस 35 बाई प्लस 18 बाई आ जाएगा इक्वल टू 3800। तो अब इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं, 1200 250, ये आ जाएगा 17, 18 और 17 हो जाएगा माइनस 17 बाई इक्वल टू 3800 इंटू 12,250 माइनस 17 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 00, ये 1404 4, सॉरी ये 1110, 1100, 11,400, तो इसको हम इधर ले आएंगे, 12,250 माइनस 11,400 इक्वल टू 17 बाई आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, 05850, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, 17 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 850 बाई 17, तो ये कितना आ जाएगा, 50, 5 बार में कट जाएगा, 17 से 85 और 0 बच जाएगा।
फिर x का वैल्यू, ये तो y का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू कितना था 1750 माइनस 5 बाई 3। तो अब इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू था 1750 माइनस 5 बाई 3। तो 1750 माइनस 5 बाई की जगह पे 5 × 50 बाई, तो कितना आ जाएगा 1750 माइनस 250/3। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 साथ में से हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 5, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 और y का वैल्यू 50। अब इसी को हम इक्वेशन को ये इक्वेशन में वेरीफाई कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन क्या था 7x प्लस 6y, तो अब 7x कितना आ जाएगा 7 इंटू 500, 6y कितना आ जाएगा 6 इंटू 50, 3500 प्लस 300, तो ये जाएगा 3800, मतलब 3800 इक्वल टू 3800, इससे वेरीफाई। ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो कह रहा है कि एक सिटी में टैक्सी चार्जेस जो है, देखो टैक्सी चार्जेस जो क्या कह रहा है कि जो टैक्सी चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो फिक्स्ड चार्ज, मतलब कुछ फिक्स चार्ज है प्लस चार्ज्ड फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कहने का इसका क्या मतलब है कि जैसे किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कहने का मतलब क्या है, अगर फिक्स चार्ज को एक्स मान ले तो एक्स, और 5 किलोमीटर जाना है तो 5 एक्स तो लगेगा ही, x रुपीज अगर फिक्स चार्ज है तो एक्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, मतलब 5 इंटू 1 किलोमीटर डिस्टेंस का जो प्राइस होगा वो दोनों को ऐड करके टैक्सी का टोटल चार्जेस होगा। तो इसमें देखो इसको बनाते क्या है सबसे पहले इसमें क्या है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कर रहा है, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो चार्ज पेड कितना है 105। और अगर फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के जर्नी में चार्ज पेड 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो इसमें पूछ क्या रहा है फिक्स चार्ज, तो लेट कर लेते हैं। चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू एक्स रुपीज, चार्ज मतलब रुपीज में आएगा, और दूसरा क्या है चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी। डिस्टेंस किलोमीटर में होता है इसलिए चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी कितना आ जाएगा बाई, हम मान लेते हैं कि ₹2 पर किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो ₹2, 2 किलोमीटर जाएगा तो ₹2, मतलब जितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा उतना रुपीज बाई से मल्टीप्लाई होके बढ़ते जाएगा। तो पहले में क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे किया गया है, तो इसमें टोटल फेयर कितना आ जाएगा, टोटल फेयर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फिक्स चार्ज, इसको एक्स प्लस बाई पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का ₹2 जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर, फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना आ जाएगा, अब देखो इसको बनाओ। 10 किलोमीटर चार्ज के लिए कितना भी चलेगा तो फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, किसी को जो फिक्स चार्ज है उसको तो हटा नहीं सकता है। प्लस में चला कितना है 10 किलोमीटर, तो जो चार्जेज है पर किलोमीटर कितना है बाई, तो 10 किलोमीटर का आ जाएगा 10 बाई, तो एक्स प्लस 10 बाई दोनों को मिलाएंगे तभी आएगा 10 किलोमीटर का चार्जेस। तो ये दोनों कितना दिया हुआ है 105। अब फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए ऐसे ही होगा, ये जो एक्स है वो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना होगा,
और फिर बाकी बाई जो क्या है, चार्ज पर किलोमीटर है। मतलब क्या है कि जो कम दूर जाएगा, जो कम किलोमीटर जाएगा उसको कम चार्जेस देना पड़ेगा। जो जैसे जैसे किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जेस भी बढ़ेगा। तो चार्जेस एक्स तो फिक्स रहेगा, वो चार्जेस डिस्टेंस कवर वाला चार्जेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो बाई के अकॉर्डिंग। तो फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, एक्स तो रहेगा ही, एक्स तो देना ही देना पड़ रहा, फिक्स चार्ज है। और 15 किलोमीटर के लिए और कितना देना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर के लिए बाई दे रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई देगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्जेस बन जाएगा, जो टोटल चार्जेस कितना है, ₹155। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो अब इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम या फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, इसमें कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। तो हम इसमें बाई का वैल्यू ना निकाल के एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में आसानी होगा। अगर देखो यहाँ से बाई का सपोज दैट बाई का वैल्यू निकालते हैं तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 155 माइनस एक्स, बाई में 15 भी आएगा जो फ्रैक्शन में आएगा। और अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो देखो तो ये सीधा सीधी 155 माइनस 15 बाई, इसलिए ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिससे वैल्यू कैलकुलेशन में आसानी हो, ना कि ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करना पड़े। अब इसी एक्स का वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाले हैं तो एक्स का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कितना है, एक्स प्लस 10 बाई इक्वल टू 105 किलोमीटर। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई इक्वल टू 105। अब ये कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 155 है, 15 बाई माइनस माइनस 15 प्लस 10 बाई इक्वल टू 5 बाई आ गया प्लस 105। तो 5 बाई को उधर लेके चले जाएंगे और 105 को इधर लेके चले आएंगे तो 155 माइनस 105 इक्वल टू 5 बाई, ये कितना आ जाएगा, 050। मतलब 5 बाई इक्वल टू 50 आ जाएगा। जब 5 बाई इक्वल टू 50 आएगा, यहाँ से 5 बाई इक्वल टू 50 आ गया तो बाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 रुपीज में आएगा। और एक्स इक्वल टू कितना लिखे थे, 155 माइनस 15 बाई। तो 155 माइनस 15 बाई की जगह पे 10 रखेंगे तो 155 माइनस 150, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 5 रुपीज। तो एक्स जो था फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज। बाई क्या था, चार्ज पर किलोमीटर था तो बाई आ गया 10 रुपीज। मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया लगेगा, तो ये तो चार्ज लगेगा और प्लस में फिक्स चार्ज जो रहेगा 5, मतलब 5 + 10 15 रुपये लगेगा। उसी तरह से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में एक्स वाई का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, मतलब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर ना पूछ करके कह रहा है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या आगे लिखेंगे, 425 किलोमीटर टैक्सी चार्ज कितना आ जाएगा। हम देखो टैक्सी चार्ज हम कैसे निकाल रहे थे, जो फिक्स चार्ज था एक्स वो तो रहेगा ही, प्लस में बाई किलोमीटर पर, मतलब बाई रुपीज पर किलोमीटर। तो जा कितना रहा, 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस के लिए जो फिक्स चार्ज नहीं है वो कितना आ जाएगा, 25 बाई। तो एक्स तो फिक्स रहेगा 5 प्लस 25 × 10, तो कितना आ जाएगा, 5 + 250 इक्वल टू 255 रुपीज। मतलब 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 255 रुपीज। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया। अब आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शन वाला। ए फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अब देखो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स बाई वाई होता है। तो जो ऊपर वाला कहलाता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर कहलाता है। तो कोई भी फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, जब ऊपर वाला को एक्स बाई बाई के रूप में फ्रैक्शन लिख रहे हैं, मतलब उसमें न्यूमरेटर भी आ रहा है और डेनोमिनेटर भी आ रहा है। तो कह रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, दोनों में अगर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब दोनों में 3 ऐड किया जा रहा है
तो फ्रैक्शन 5/6 हो रहा है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो सब इसमें मानेंगे क्या हम, फ्रैक्शन कैसे बनता है, तो फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर मान लेंगे, फ्रैक्शन वाला में न्यूमरेटर x मानेंगे, डिनोमिनेटर y। तो जब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x है, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर मतलब x y, नीचे में डिनोमिनेटर मतलब y, x y के रूप में फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन ये आ गया। तो अब फ्रॉम क्वेश्चन से क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ऐड किया जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर कितना था, x था, x में भी 2 ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जा रहा है। तो इसके बाद जो फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना आ जा रहा है, 9/11। समझे, मतलब कि 9 न्यूमरेटर और 11 डिनोमिनेटर का एक फ्रैक्शन बन जा रहा है जब दोनों में दो ऐड किया जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसको सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। इससे कितना आ जाएगा, 11x, और इसको इधर लेके चले आओ तो -9y इक्वल टू 18, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो -22, मतलब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड कर दिए। तो अब 11x माइनस 9y इक्वल टू ये -4, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब उसमें दोनों में 3 ऐड किया जाए, तो फ्रैक्शन हो रहा था 5/6। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिए 3, तो फ्रैक्शन कितना आ रहा, उसके बाद जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 5/6 बन रहा है, तो इक्वल होगा 5/6 के। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस, तो आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू इसमें -3, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, इसलिए एक हम वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, x का वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस 5y/6। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब x की जगह पे कितना वैल्यू आएगा, -3 प्लस 5y/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अभी कितना आ जाएगा, -33 प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 55y/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये देखो तो 96 एलसीएम ले लेंगे तो -33 प्लस 55 ये 96 54/6 इक्वल टू -4। तो अब इसको -33 प्लस 55 में से 54 गया तो 22 बचा, और ये 6 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24। अब y इक्वल टू कितना आ गया, -24 प्लस 33, y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया है, 33 में से 24 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और x इक्वल टू कितना आ गया, -3 प्लस 5y/6, ये दिया हुआ है तो y की जगह पे कितना रखेंगे, 9, 5 इंटू 9/6, मतलब -3 प्लस से 45/6 आ जाएगा, तो 42/6, ये इससे 7 आ जाएगा। इससे 7 आ रहा है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x 7 और y 9। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा था, जो फ्रैक्शन आ रहा था वो x/y के इक्वल आ रहा था। x कितना है, x की जगह पे x का वैल्यू रखेंगे, y की जगह पे y का वैल्यू रखेंगे, यही फ्रैक्शन आएगा।
अब देखो इसको वेरीफाई भी कर लेते, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो उसको वेरीफाई भी कर लेंगे, वहीं पे एक क्वेश्चन में दोनों में टू ऐड करेंगे। देखो तो 7 में भी ऊपर नीचे टू ऐड किया तो कितना जा रहा है 9/11। जब एक से प्रूव हो गया मतलब इसका मतलब जो 7 और 9 एक्स और वाई का वैल्यू आया है वो इस क्वेश्चन का इक्वेशन के लिए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको बनाते हैं। ये एज वाला दिया हुआ है 5 years ago hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year hence मतलब 5 year बाद में, hence मतलब 5 year बाद मतलब अभी जितना है उसके 5 year बाद। क्या कह रहा है कि जैकब का एज जो हो जाएगा उसके बेटे का एज का 3 टाइम हो जाएगा। 5 year ago मतलब 5 साल पहले जैकब एज बाद 7 times that of his son। 5 year पहले कितना था जैकब का एज था जो 7 टाइम्स था उसके बेटे का एज का, तो परजेंट एज निकालना कह रहा। तो एज वाले में सबसे पहले हम उसका परजेंटेज मान लेंगे, तो लेट जैकब परजेंटेज एक्स मानते हैं। तो ये सन परजेंटेज कितना आ जाएगा बाई मानेंगे, एक को एक्स दूसरे वेरिएबल बाई मान लिए। तो अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है 5 year hence मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद दोनों दोनों का एज बढ़ेगा ना, मतलब एक्स भी हो जाएगा x+5 हो जाएगा, बाई भी हो जाएगा बाई+5। तो ये दोनों तो बढ़ गया लेकिन इक्वल का इसका कितना का इक्वल हो रहा है, तो 5 year बाद में जो हो रहा है जैकब का एज ये है विल बी 3 टाइम्स, कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है डेट ऑफ हिज सन मतलब उसके बेटे का जो एज हो रहा है उसका 3 टाइम्स। तो इसका मतलब कि जो जैकब का एज होगा बेटे के एज का 3 टाइम्स होगा। तो अब इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, x+5 = 3y+15। तो x-3y = 15 - 5 चला जाएगा इधर 10। इक्वेशन 1 आ गया। अब उसी तरह से क्या करना 5 year एगो, एगो मतलब पहले था एंड 5 year एगो तो परजेंटेज का पहले मतलब कि अभी अगर एक्स है तो 5 year पहले कितना होगा एक्स मान, जैसे अभी किसी का एज 15 है तो कहेगा परजेंटेज 15 है तो 5 साल पहले कितना आएगा, तो 15 में से 5 घटाएंगे। तो उसी तरह से अगर हम परजेंटेज एक्स माने तो 5 year पहले कितना आ जाएगा ए आ जाएगा x-5, दूसरा कितना आ जाएगा y-5। बेटे का कितना, ये तो बाप का एज आ गया और बेटे का एज y-5। अब कितना कह रहा है कि जैकब का एज है हो जाएगा बाद 7 टाइम्स, कितना था 7 टाइम्स था, मतलब जो उसका बेटा का एज था। तो 5 year पहले उसका बेटा का एज भी कितना होगा बाई, अभी प्रेजेंट में बाई है तो 5 year पहले उसके बेटा का एज भी y-5 हो जाएगा। कह रहा कि इसका 7 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे का एज का 7 टाइम्स। तो बेटा का एज ये हुआ इसका 7 टाइम्स इक्वल टू जैकब का एज, तो इसको लिख सकते हैं x-5 = 7y-35। अब x-7y हम क्या लिखेंगे यहाँ से -35 + 5। अब x-7y -30, ये इक्वेशन आ जाएगा। हो तो हम एक इक्वेशन कितना आ गया x-3y = 10, दूसरा इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, हम x इक्वेशन 2 कितना है x-7y = -30। तो देखो हम हमेशा वैसा वाला वेरिएबल का निकालेंगे जिसमें 1 मल्टीप्लाई हो, तो x निकालेंगे 7 y का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे में 7 चला जाएगा जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -13 + 7 y। अब इक्वेशन 1 क्या था x-3y = 10, तो इक्वेशन 2 से जो x का वैल्यू आया उसको कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x-3y = 10 था, तो यहाँ पे x-3y = 10। अब x की जगह पे a वाला वैल्यू लिख देंगे -13 + 7y -3y = 10। अब ये 7 में से ये 4y आ जाएगा इक्वल टू 10 + 30, ये वाला 30 इधर साइड चला जाएगा तो 4y = 40 आ रहा है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 40/4 = 10।
तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू क्या हम निकाले थे, x के जगह पे x इक्वल टू -30 प्लस 7/, तो -30 प्लस 7/7 इंटू 10, तो -30 प्लस 70, मतलब कि x इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 40। तो x किसका एज माने थे, तो जैकब का एज का कितना आ जाएगा x, और हिज सन एज कितना आ जाएगा, हिज सन एज इक्वल टू बाई इक्वल टू 10। तो यही आंसर आ जाएगा। ये इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले एक्सरसाइज में हम लोग अगले इसका थ्योरी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, उसमें एक और मेथड से सॉल्यूशन करना बताएंगे लीनियर इक्वेशन का। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।